हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं LICWIT और CBIT ऑफिसर जो पोस्ट अभी निकली हुई है करंट में। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक एज ए स्ट्रेटेजी जो इम्पोर्टेंट हैं इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने कोर्स भी एक इसका चलाया हुआ है, तो अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको LICWIT के लिए कोर्स मिल जाएगा। अच्छा देखो, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पहली चीज़ अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो किसी भी प्रोफेशनल नॉलेज के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें ये स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली देखो जो क्वेश्चंस बनने हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वाले क्वेश्चंस जो जनरली ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करने में या ऑनलाइन सिक्योर रखने में खुद को आउटर वर्ल्ड से जो ज़रूरी है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे आईपी सिक्योरिटी हो सकता है, आईपी सेक जिसको कहा जाता है, या फिर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि एसएसएल है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर हम देखें कि आपका एचटीटीपीएस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। प्रीटी गुड प्राइवेसी है, पीजीपी जो है आपका, या फिर हम बोले कि मेल जो है आपके मेल को सिक्योर रखने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सारे आ जाएंगे आपके नेटवर्क सिक्योरिटी वाले पार्ट में। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ये टॉपिक जो है वो तो काफ़ी ब्रॉड है। दूसरा अगर हम देखें तो वो है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखो कंप्यूटर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है आपका सिस्टम लेवल की सिक्योरिटी। इसके अंदर बेसिकली आते हैं आपके एंटीवायरस वगैरह, या फिर अगर हम देखें जो ऑफलाइन फायरवॉल सिस्टम्स वगैरह जो होते हैं, विंडोज़ डिफेंडर है जैसे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपकी ऑनलाइन फायरवॉल्स वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद में आती है आपकी वेब टेक्नोलॉजी। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं आपके जो लैंग्वेजेज यूज में ली जाती है अभी, जैसे PHP है, या फिर हम देखें कि जावा जो है वो भी काफ़ी सारी वेब ऐप्स में या फिर वेब पेजेस जो हैं उनमें यूज में ली जाती है। JSP है जो यूज में ली जाती है, ASP.NET है जो यूज में ली जाती है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की देखो अगर हम बात करें, ये भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे सिंगुलर टॉपिक काफ़ी सारे हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो कोशिश तो ये कीजिएगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप या तो जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं इन सब्जेक्ट की उनसे आप पढ़ लें, या फिर अगर आपको कहीं से सोर्स मिल जाता है, अगर आप कोर्स हमारा परचेज़ करना चाहते हैं तो कोर्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। या फिर जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। हाँ, अगर देखें अभी का जो करंट सिनेरियो तो इतना टाइम वैसे है नहीं, लेकिन सबसे जो अच्छा रिसोर्स है या सोर्स है वो आपकी जो बुक्स है, जो इसकी ऑफिशियल बुक्स हैं उनसे ही आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो DBMS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, व्यूज़ क्या क्या हैं DBMS के, उस पर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। DBMS के अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन है, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। जो लैंग्वेजेज यूज में ली जाती है जैसे DDL है, डेटा डेफिनेशन है, डेटा मैनिपुलेशन है, उन लैंग्वेजेस पे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। उनसे रिलेटेड जो कमांड्स हैं या फिर जो भी कोड्स या भी निमोनिक्स जो हैं उन पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। SQL की जो फॉर्मेट्स हैं SQL क्वेरीज़ के, उन पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला पार्ट। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है ये भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसमें भी आपकी राउटिंग एल्गोरिथम्स है या फिर जो उनके टेक्निक्स हैं उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क जो है उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। डेटा ट्रांसमिशन जो है उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का देखो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए ये 2 सिस्टम्स हैं, तो सेंडिंग से लेके और रिसीविंग तक बीच में जितना भी पार्ट होना है उन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें सिस्टम लेवल वाले क्वेश्चन भी होंगे, इसमें जो नेटवर्क लेवल वाले क्वेश्चन हैं वो भी होंगे। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जो डिवाइसेज यूज में ली जाएंगी इन एंड्स पे, उन डिवाइसेज पे भी क्वेश्चंस होंगे। जो डिवाइसेज यूज में ली जा रही है, जिन प्रोटोकॉल्स के साथ में यूज में ली जा रही है, उस पर क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे नेटवर्किंग की लेयर्स जो आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी उस पर क्वेश्चंस रहते हैं, TCP IP और OSI, उन पे भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर रहेंगे।
तो वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नेटवर्क सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से पूछा जाता है, क्वेश्चंस जो है इसके ज़्यादातर बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका जावा से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी और C++ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वैसे तो नहीं पूछे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पाइथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो अभी जो करंट जो सब्जेक्ट यूज में लिया जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे बोल लीजिए या फिर ग्रेजुएशन के पहले आप देख लीजिए, तो पाइथन ज़्यादातर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया गया है सिलेबस में, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की जो एल्गोरिथम्स हैं वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्री हैं, इसके अंदर बाइनरी ट्री है, B+ ट्री है, उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। AVL ट्री है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टैक हैं, क्यू है, उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। हीप है, उन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस किस तरीके से या कहाँ कहाँ पे यूज़ में लिया जाता है, उस पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, वैसे तो मैंने काफ़ी छोटे पार्ट में आपको समझाया है। पहले भी एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे हम उसको ऐड कर देंगे, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप LIC WIT या फिर सेबी की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो ये तो बात हुई आपकी कि टॉपिक्स क्या क्या रहने चाहिए। अब स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसको तैयार करना है, तो देखो एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अभी हम जो है वो प्रीलिम्स की ही तैयारी करें। प्रीलिम्स नहीं, आपको प्रीलिम्स के साथ में मेंस की तैयारी भी करनी होगी, और मेंस जो है उसमें ही आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट आएगा। अब एक चीज़ ये कि अगर प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी करें और अगर मान लीजिए प्री ही क्लियर नहीं हुआ तब क्या, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स की तैयारी तो आप ऐसे कीजिए कि आपको क्लियर करना ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना टाइम इसमें दे रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि ये जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए मतलब रिकॉल करने के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, वैसे ब्रशअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। और अगर आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा होगा तो इतने टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो है काफ़ी टाइम बाद इसको एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उस केस में आपको वापस से इसको रिकॉल करने के लिए एक हेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम आपको चाहिए होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है, साथ ही साथ इसके जो टॉपिक्स हैं इनको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। वैसे तो जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे अभी डिक्लेयर होंगी, अभी हुई नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये एग्ज़ाम जो है ये मिनिमम 2 मंथ तो आप मान के चलिए, 1 से 2 महीने आराम से लगेंगे, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह अगर मान लीजिए खुल भी जाता है, ओपन भी हो जाता है, तब भी एग्ज़ाम्स जो है वो एज इट इज़ यानी कि हैंड टू हैंड कंडक्ट नहीं की जाएगी। तो आपके पास में टाइम भी है, आपके पास में टॉपिक्स भी हैं, आपके पास में सिलेबस भी है जो हम लोगों ने पहले अपलोड किया हुआ है। तो एक अपनी टाइमलाइन बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्री और मेंस की दोनों की तैयारी करते चलिए साथ के साथ। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे याद ध्यान में रखने वाली है वो ये कि अगर आप किसी टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको सर्च करना है, तो पहली कोशिश यही कीजिए कि आप बुक्स से ही पढ़ें, क्योंकि ऑथेंटिक जो हैं वो बुक्स ही हैं। तो वहाँ से आप कोशिश कीजिए पढ़ने का। और अगर आप चाहें तो कोर्स जो है हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि कंप्यूटर साइंस हैं वो वाले तो प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किस तरीके से तैयारी करें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप जो आपकी जो बुक है रेफरेंस बुक, उनसे प्रिपेयर कीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो कोर्स जो हमारा है वो आप परचेज़ कर लीजिए। उससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो कम टाइम में आप उनको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये तो है कुछ टॉपिक्स, और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो वाली बात। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे बेसिकली हमने जो प्रोसेस है आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है प्रोसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने ऐड नहीं किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चंस अगर हम देखें तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, विच मोड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय सिस्टम कॉल। देखो सिस्टम कॉल की अगर हम बात करें, कोई सी भी प्रोसेस अगर जनरेट की जानी है तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल जनरेट करता है वो कहलाती है बेसिकली सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल जो है ये बेसिकली 2 मोड में रहती है। पहला वाला मोड अगर हम देखें तो वो तो होता है आपका कर्नल मोड,
और दूसरा वाला मोड अगर हम देखें तो ये होता है आपका यूज़र मोड। इन दोनों मोड के अंदर क्या डिफरेंस है उसको एक बेसिक तरीके से हम समझें। देखो होगा क्या कि ये वाले जो मोड हैं, कर्नल मोड और यूजर मोड, ये डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज किस तरीके से किसी सिस्टम कॉल को मिलते हैं या फिर वो कितने रिसोर्सेज को यूज में ले सकती है। कर्नल मोड का अगर कोई सिस्टम कॉल है तो इसके पास में सारी की सारी अथॉरिटीज़ होती हैं कि ये किसी भी हार्डवेयर को या किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अगर यूजर लेवल की हम बात करें तो ये स्पेसिफिक रहती है एक सिंगल प्रोग्राम के लिए, मतलब उसी के रिसोर्सेज और उसी के हार्डवेयर जो हैं वो यूज में ले पाएगी। मतलब कि अगर कर्नल लेवल पे कोई सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है या कर्नल मोड पे कोई सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है तो उसके पास तो क्या कि सारी की सारी अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन अगर वो यूजर मोड पे बनाई गई है तो जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोग्राम के जो रिसोर्सेज हैं या हार्डवेयर है या फिर मेमोरी है, रिसोर्सेज से मतलब यहाँ मेमोरी ही होता है, मेमोरी जो है उसको एक्सेस कर पाएगी वो कौन से वाले, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्रोग्राम के। तो इसमें पूछा गया है आपसे विच मोड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय अ सिस्टम कॉल। इनमें से कौन सा मोड है जो सिस्टम कॉल सपोर्ट नहीं करता है। देखो कर्नल मोड जो है उसको सपोर्ट करता है, यूज़र मोड जो है उसको सपोर्ट करता है। अब बेसिकली ये एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन एक हमने ऐड किया है। एडमिनिस्ट्रेटर मोड नाम से कोई चीज़ नहीं होती है, तो अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है तो ये भी नहीं होगा। गेस्ट मोड नाम से यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। टेम्प्रेरी मोड नाम से यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टम कॉल है उसके अंदर दो मोड रहते हैं, या तो वो कर्नल मोड होगा या फिर यूजर मोड होगा, तो दो ही बेसिकली मोड रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसका तो आप समझ ही पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस, मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि जो लास्ट वाला ये ऑप्शन नहीं लिखा होता, ई के अंदर लिखा हुआ था बी एंड डी बोथ, तो आपका आंसर वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो इस तरीके से ऐड इसीलिए किए गए हैं ताकि अगर आप देखें इनमें से कोई सा लिखा हुआ वहाँ पे है तो आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि सिर्फ दो ही मोड रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए प्रोग्राम इज़ नॉन एज प्रोसेस ओनली इफ़ इट इज़ इन। देखो प्रोग्राम अगर कोई सा भी है तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी इसकी डेफिनेशन जनरली जब इसकी पूछी जाती है तो सब यही बोलते हैं कि प्रोग्राम जो है वो रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट आप इसको नहीं बोल सकते। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रोग्राम उसकी एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, अब प्रोग्राम इज़ इन एग्जीक्यूशन नॉन एज प्रोसेस, मतलब कि कोई सा भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है तो ये जो पूरा पार्ट है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ये कहलाता है प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका एग्जीक्यूशन स्टेट। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि हर प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टेट में है वो चीज़ कहलाती है आपकी प्रोसेस। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मूवी प्ले करना चाहते हैं या कोई म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं, आपने उस फाइल पर डबल क्लिक किया, तो जब डबल क्लिक किया तो वहाँ से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, कौन सा, जो उसका सपोर्टिव प्रोग्राम है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि आप .mkv कोई करके फाइल है, मेट्रोस का जो फॉर्मेट है वीडियोज़ का, आपने इस फाइल पर डबल क्लिक किया और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है VLC मीडिया प्लेयर, तो ये फाइल पे डबल क्लिक करने के बाद से लेके और VLC ओपन होने तक वाला जो पार्ट होगा, अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट, ये चीज़ कहलाएगी आपकी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक ही बनेंगी, मतलब जो तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन वो लैंग्वेज स्पेसिफिक मेथड ही होगा जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हेन अ प्रोसेस इज ऑलरेडी इज इन रनिंग स्टेट देन ए स्मॉल वर्जन इज बीइंग क्रिएटेड विच इज़ नॉन एज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है, मतलब अगर वो पहले से चल रहा है तो उसकी कोई प्रोसेस क्रिएट होकर रखी हुई होगी। अगर दोबारा से उसी प्रोग्राम को आप चलाना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोसेस पहले से चल रही है उसको दोबारा इनिशिएट करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो किया क्या जाता है कि उसके लिए एक स्मॉल वर्जन जो है प्रोसेस का वो क्रिएट कर दिया जाता है, उसी के लिए आपसे बोला गया है कि उसको कहा क्या जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसको थ्रेड कहा जाता है या फिर इसी को कहा जाता है लाइट वेटेड प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका लाइट वेटेड प्रोसेस। सिस्टम कॉल नहीं होगा, लाइट प्रोसेस भी नहीं होगी, लिटिल प्रोसेस भी नहीं होगी, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन अ प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल द मोड इज स्विच्ड फ्रॉम यूजर टू कर्नल दिस इज कॉल्ड। देखो कई बार क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम कोई सिस्टम कॉल क्रिएट करना चाहता है
तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक यूजर मोड पे रहेगा, एक कर्नल मोड पे रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम कॉल क्रिएट किया जाना है तो सिस्टम कॉल क्रिएट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड पे। ये बात अलग है कि कुछ सिस्टम कॉल जो है वो यूजर मोड असाइन कर दिया जाता है, कुछ को कर्नल मोड ही रखा जाता है। तो अगर कोई सिस्टम कॉल क्रिएट होना है तो जो यूजर मोड था, क्योंकि यूजर के पास में अथॉरिटी होती नहीं है सिस्टम कॉल जनरेट करने की, वो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा कर्नल के थ्रू। तो यूजर मोड से कर्नल मोड पे चला गया, तो ये चीज़ जो कहलाती है ये कहलाती है आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अच्छा, इस पर काफ़ी सारी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कहलाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच सिचुएशन सिस्टम कॉल्स आर मेड बाय द यूज़र लेवल प्रोग्राम। देखो, यूज़र लेवल प्रोग्राम की अगर हम बात करें, उनके पास भी अथॉरिटी है लेकिन पूरी नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई यूज़र लेवल पे या फिर यूज़र मोड पे कोई सिस्टम कॉल बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोग्राम के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें सिस्टम कॉल्स जो है वो यूजर लेवल प्रोग्राम्स जनरेट करते हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा। क्रिएटिंग और डिलीटिंग फाइल्स इन द फाइल सिस्टम। कोई फाइल अगर आप बनाना चाहते हैं या कोई फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट आप यूजर लेवल जो सिस्टम कॉल्स उनमें कर सकते हैं। क्रिएटिंग और मैनेजिंग न्यू प्रोसेस, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए कनेक्शन इन अ नेटवर्क, ये भी चीज़ यहाँ पे की जा सकती है। उसके बाद में अगर हम देखें रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू ए हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस कुछ भी हो सकता है, जैसे माउस है आपका या फिर कीबोर्ड है, तो इनके लिए अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं बोल सकते हम कि ये यूजर लेवल पे नहीं की जा सकती, तो ये भी यूजर लेवल पे की जा सकती है। मतलब आंसर इसका क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये वो सिचुएशंस हैं जो यूजर लेवल प्रोग्राम के बिहाफ पे सिस्टम कॉल जनरेट किए जा सकते हैं। प्रोसेस इज़ मेनली जनरेटेड बाय एंड प्रोग्राम इज़ मेनली क्रिएटेड बाय। देखो, प्रोसेस जो है वो जनरेट की जाती है, प्रोग्राम जो है उसको क्रिएट किया जाता है। प्रोग्राम जो है बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है। और प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तब वो प्रोसेस कहलाएगा। तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेस है ये कर्नल के थ्रू जो बनाई जाएगी, और ये बनाएगा कौन, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोग्राम जो है उसको कौन बनाता है, हमेशा यूज़र। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका, डी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ प्रोग्राम इज ए और एन एक्टिविटी दैट इज स्टोर्ड इन द डिस्क वाइल अ प्रोसेस इज ए एक्टिविटी विद अ प्रोग्राम काउंटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या है। देखो यहाँ पे ये भी खुद एक क्वेश्चन है। प्रोसेस जो है इसके अंदर पीसीबी होता है, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके अंदर बेसिकली ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ये सारी चीज़ें इन पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम काउंटर बेसिक वे में ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन से जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होगा प्रोग्राम काउंटर उसको बताता है कि मतलब अब जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है वो कौन सा होना है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेट किया हुआ है, मतलब जिसका एड्रेस हमने प्रोग्राम काउंटर के अंदर डाला हुआ है। तो प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम तो जो होता है आपका, ये होती है पेसिव एक्टिविटी। तो पेसिव अगर हम देखें तो हमको ऑप्शन मिलता है ई। और प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी एक्टिव एक्टिविटी। अब पैसिव और एक्टिव कैसे होती है, तो इस चीज़ को समझिएगा। पैसिव का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है उसको तो आपने इंस्टॉल करके एक जो हार्ड डिस्क है उसकी किसी लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हर बार जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, आप किसी प्रोग्राम को कॉल करेंगे, जब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आएगा उसी टाइम पे आपकी प्रोसेस जनरेट होगी। तो मतलब वो हमेशा क्या रहेगी, एक्टिव एक्टिविटी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर निकल के आता है पेसिव एंड एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज़ नॉट अ वैलिड प्रोसेस स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस लाइफ साइकिल। देखो, प्रोसेस लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक प्रोसेस जो है एक नई प्रोसेस रहेगी, फिर वो रनिंग स्टेट में जाएगी, हो सकता है वेटिंग में भी उसको जाना पड़े। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस का स्टेट नहीं है। देखो, प्रोसेस जब नई क्रिएट की जाती है तो न्यू होता है, जब एग्जीक्यूशन के लिए वो स्टार्ट मतलब एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल है तो रेडी स्टेट होती है। अगर उसको प्रोसेसर नहीं मिल पा रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए उसको प्रोसेसर नहीं मिल पा रहा है, तो वो वेटिंग स्टेट में रहेगी। अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो टर्मिनेटेड स्टेट में रहेगी। लेकिन डुप्लीकेट करके इसमें कुछ नहीं होता। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ प्रोसेस
विच कैन नॉट अफेक्ट और कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई एनी अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, 9th नंबर क्वेश्चन भी यही है, 10th नंबर क्वेश्चन भी यही है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एक प्रोसेस जो ना तो खुद अफेक्ट होती है ना किसी दूसरी प्रोसेस से अफेक्टेड होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रोसेस जो खुद भी अफेक्ट हो सकती है और दूसरी प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे कुछ क्या पूछा गया है कि ऐसी प्रोसेस जो ना तो खुद अफेक्ट होगी ना किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू अफेक्ट की जा सकती है, वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है। तो ये बेसिकली कहलाती है आपकी इंडिविजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट जो है आपकी जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी कोऑपरेटिंग प्रोसेस, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो खुद भी अफेक्ट हो सकती है और दूसरी प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो कहलाती है आपकी कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो बेसिकली दो टाइप रहता है प्रोसेस का, या तो वो रहेगी इंडिविजुअल जो कि ना तो खुद अफेक्ट होगी ना किसी दूसरी को खुद को अफेक्ट करने देगी ना दूसरी को अफेक्ट करेगी ना ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड वाली कौन सी, जो खुद भी अफेक्ट हो सकती है और किसी दूसरी के थ्रू भी अफेक्ट की जा सकती है या फिर किसी दूसरे को भी अफेक्ट कर सकती है, कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे, ये सारे के सारे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस वाला पार्ट था वहाँ से लिए गए हैं। कोई क्वेरी अगर आपकी इसमें रह जाती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम लोग अब रेगुलर बेसिस पे इसके क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो क्वेरी जरूर से पूछ लीजिए। आप फेसबुक पेज पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर मेल आप हमें करना चाहें तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू।